हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, आज हम लेक्चर लेने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो हमने जीएस का बैच चला रखा है उसका ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा जी? 20। आपका लेक्चर नंबर 20 होगा। ठीक, मतलब उससे पहले कि हमने 19 क्लासेस हमने कर ली हैं हिस्ट्री की, और एक दो क्लास और रही है और हमारी हिस्ट्री जो हो जाएगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने सबसे पहली चीज़, अगर आप आज पहली वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप 19 वीडियो देखिए। मैंने आपको बता ही रखा है कि हमने जीएस का कोर्स चला रखा है, और जो ये कोर्स है ये क्रैश कोर्स है जी। मतलब ये आने वाले दिल्ली पुलिस के लिए या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक, फ्री कंटेंट नहीं है, फ्री के रूप में आपको जो दिया जा रहा है ये पेड कंटेंट है। आपको ये 19 क्लास लेने से ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये बहुत आपको अच्छा तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब देखो, बात ऐसी है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकल चुके हैं और जिन्होंने नहीं भरा वो सारे भर लीजिए। और मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में बताया कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सी अप्रोच लेनी है, बुक लेनी है तो कितनी लेनी, कौन सी बुक लेनी है और कितने नंबर आपके सफिशिएंट हैं। तो वो आप हमारी वीडियो में जाना और आप देखना कि हमने कौन सी वीडियो डाली है। जो हमने कल डाली है उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करेंगे और सीधा हम चलेंगे आपकी क्लास नंबर 20 पर। और दो क्लास में हम अगली जो दो क्लासेस आएंगी उसमें आपकी कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद हम पॉलिटी, फिर स्टैटिक जीके, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी चलाएंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा जो टारगेट है भाई 50 नंबर का है। बाद में आपको करंट अफेयर्स की भी एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको जीएस की तैयारी आप कर रहे हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर। ठीक है, तो जी आज का जो हमारा स्टार्टिंग हम करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग करने वाले हैं जी आज की हम किससे। आपको चित्र देख के पता चल गया होगा कि ये चित्र किसका है, तो आप आंसर दोगे जी किसका है जी? सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था कि भैया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी। या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो आपका 23 जनवरी 1897 को आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। और कहाँ होता है जी? उड़ीसा। और उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग, जहां कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में, अशोक ने करा था नंदराज पे। और उड़ीसा के कहाँ हुआ था जी? कटक में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। अगर मैं सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम देखूं तो सीआर दास जो हैं सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या है? सीआर दास है। इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विस। उस समय ऐसा था, अगर कोई व्यक्ति को आईएएस, मतलब जिसे हम आईएएस जानते हैं, यूपीएससी जानते हैं, ठीक है, आईएएस बनने के लिए यूपीएससी एग्जाम पास करते हैं। पहले क्या था, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता था और आईएएस बनते थे। तो इन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी। और अगर किसी व्यक्ति को परीक्षा पास करनी होती थी तो इसका पेपर जो होता था वो लंदन होता था। तो भैया ये लंदन गए, इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और 1920 के बाद 1933 में इन्होंने क्या दे दिया जी? त्याग पत्र दे दिया। और किस फील्ड में कूद गए आपका? तो भैया एक राजनीति के फील्ड में आपका कूद गए। अब देखो, इन्होंने 1939 में एक कांग्रेस का गुजरात में, कहां पर? गुजरात में कांग्रेस के एक अधिवेशन होता है हरिपुरा। कौन सा अधिवेशन होता है जी? हरिपुरा। तो गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के क्या लिया था इन्होंने? पार्टिसिपेट लिया। मतलब उस अधिवेशन की अध्यक्षता क्या करी आपकी? सुभाष चंद्र बोस ने करी। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गुजरात के या कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है? तो आप फटाफट आंसर दे दोगे कि गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस ने। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, फिर आता है जी आपका 1939 में क्या चुना जाना था? कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाना था। कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाना था तो महात्मा गांधी जो है सुभाष चंद्र बोस को भारत कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भैया पताबी या रमैया बने।
तो भैया क्या हो गया, वोट डले, वोटिंग हुई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या मिल गया जी, वोट मिल गए। और जब वोट मिले तो सुभाष चंद्र बोस जो है आपका क्या बन गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन भैया महात्मा गांधी से कोई विवाद ना हो, जब महात्मा गांधी से कोई विवाद ना हो तो सुभाष चंद्र बोस ने उस अधिवेशन की से क्या कर दिया, या त्याग पत्र क्या दे दिया, उससे क्या दे दिया जी, आपका त्याग पत्र दे दिया 1939 में, कि भैया महात्मा गांधी से लड़ाई झगड़ा ना हो। और 1939 में ही इन्होंने एक चीज की स्थापना कर दी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी है, तो आंसर दोगे सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी, 1939 में। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक में ऐसा हुआ था जब कांग्रेस छोड़ी थी इन्होंने, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। तो जो आपका किसको, सुभाष चंद्र बोस को मानते थे, तो वो कांग्रेस से कहाँ शिफ्ट हो गए थे, आपका शिफ्ट हो गए थे जी आपका कहाँ पर, इस फॉरवर्ड ब्लॉक में। तो कांग्रेस की सीटों को भरने का काम किसने करा, जिसको महात्मा गांधी बनाना चाहते थे कांग्रेस का अध्यक्ष। अब भैया 1940 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने भैया एक भड़काऊ भाषण दे दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों ने डाल दिया जी कहाँ पर, जेल में डाल दिया। और 1941 में वहां से ये भाग गए। तो भैया भड़काऊ भाषण दिया और 1940 के बाद 1941 में वहां से भाग गए और वहां पहुंचे कहां पर, जर्मनी। और जर्मनी में मिले किससे जाकर, हिटलर से मिले। और हिटलर ने इनकी बात सुनी और इन्हें नेताजी की उपाधि आपकी दी। तो बहुत बार आपको पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी, तो आप आंसर दे दोगे जी किसने दी है, तो भैया नेता की उपाधि दी है आपकी हिटलर ने। और हिटलर ने से इन्होंने क्या मांग करी, तो जो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय कैदी हिटलर ने कैदी बना रखे थे, उनकी मांग करी किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और हिटलर ने वो कैदी दे दिए और उन्हें लाकर सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस ले आए और जापान की मदद से उनकी एक सेना बनाई। ठीक है, और सेना बनाकर किस में, आजाद हिंद फौज में उनको शामिल कर लिया। तो बस इतनी चीज आपको याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस से। अब दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं, एक अभी हमने बात करी आजाद हिंद फौज की, किसकी जी, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। अब देखो एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना किसने करी, इसका संस्थापक कौन है, इसका वास्तविक संस्थापक कौन है। सबसे पहले जी देखो आजाद हिंद फौज जो है कि भाई कैसी फौज होनी चाहिए, तो एक व्यक्ति था कैप्टन मोहन सिंह। तो मोहन सिंह के दिमाग की जो है उपज थी क्या, आजाद हिंद फौज को बनाना। तो आजाद हिंद फौज को बनाना मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की क्या थी, उपज थी। लेकिन आजाद हिंद फौज का गठन किया था रास बिहारी बोस ने। किसने करा था जी, रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का क्या करा जी, गठन करा। ठीक, और जब सुभाष चंद्र बोस ने वो प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों से एक सेना बनाई, तो रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचे कि देखो तुम्हारा भी मकसद क्या है, अंग्रेजों को भगाना है, और हमारी सेना का भी मकसद किसका है, अंग्रेजों को भगाना है। तो तुम इन सैनिकों को किस में भर्ती कर लो, आजाद हिंद फौज को, आजाद हिंद फौज में, और आजाद हिंद फौज का क्या करो जी, तुम नेतृत्व करो। तो सुभाष चंद्र बोस को क्या आपका 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का क्या बना दिया जाता है, कप्तान बना दिया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को ही आजाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वास्तविक संस्थापक आपका कहते हैं। अब इन्होंने भैया सैनिक इकट्ठे करे, जापान ने क्या कर दिया, इनको परीक्षण देना, हथियार देने क्या स्टार्ट कर दिए। और आजाद हिंद फौज को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले हमला कर दिया मणिपुर पे, और मणिपुर पर हमला करा और मणिपुर को अंग्रेजों से क्या कर दिया जी, आजाद कर दिया। और जब मणिपुर को आजाद कर दिया तो इन्होंने नारा दिया जी, किसको, दिल्ली चलो का नारा आपका दिया था। ठीक,
मणिपुर से इन्होंने आक्रमण करने से पहले भैया सिंगापुर में क्या ली थी, रेडियो कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई अंग्रेजों से अब पीछा छुड़ाने का टाइम आ गया है। और इन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहकर भी आपका संबोधित करा। और भैया मणिपुर चले गए। मणिपुर के इनके सैनिकों ने भैया मणिपुर को अंग्रेजों से कब्जे से मुक्त करा और किधर की तरफ प्रस्थान करने लगे, दिल्ली की तरफ। उस समय जो थे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एज ए लीडर काम कर रहे थे, लेकिन वो भैया थे कहां पर, जापान में। कहां थे जी, जापान में। अब होता क्या है, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को भैया अमेरिका जापान की नागोसाकी और हिरोशिमा पर क्या गिरा देता है, बम गिरा देता है। और जब बम गिराया अमेरिका ने, तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां से तालिबान के लिए क्या ली थी, फ्लाइट ली थी। और वो फ्लाइट क्या हो गई थी, क्रैश हो गई थी। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है वो एक मिस्ट्री मानी जाती है, अभी तक उस चीज का पता नहीं चला है, क्योंकि ऐसे तथ्य मिले हैं कि वो कोई फ्लाइट वगैरह वहां से उड़ी नहीं थी। ठीक, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है जी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर, उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम सीआर दास। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा कब पास करी, 1920 में। और आईसीएस मतलब किसी को अगर आईएएस बनना होता था तो उसे पेपर कहाँ देना होता था, लंदन। कब दे दिया जी, त्यागपत्र 1921 में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी, तो गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी है 1939 में। कांग्रेस से कब त्यागपत्र दे दिया, 1939 में ही। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी, सुभाष चंद्र बोस ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी, 1939 में। ठीक, सुभाष चंद्र बोस को जेल कभी 40 में और 41 में कहाँ पहुंच गए, जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, हिटलर ने आपका दी थी। आजाद हिंद फौज का गठन बनाना किसके दिमाग की उपज थी, तो मोहन सिंह के। या आजाद हिंद फौज का संस्थापक किसे कहते हैं, रास बिहारी बोस को। और आजाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो भैया सुभाष चंद्र बोस को। ठीक, सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का वास्तविक गवर्नर या वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इन्होंने जब मणिपुर पर कब्जा कर लिया था तो भैया कौन सा नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक, जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराए, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर क्या गिराए थे, किसने, अमेरिका ने परमाणु बम आपके गिराए थे। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस से। और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर सुभाष चंद्र बोस से आपका आता है तो आपका नहीं बचेगा। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक पर। और इस टॉपिक का नाम है जी क्रिप्स प्रस्ताव। क्या नाम है जी, क्रिप्स मिशन। अब ये देख के पता चला होगा कि भाई क्रिप्स मिशन की बात हमारी चलने वाली है। तो क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन जो आया था, देखो क्रिप्स मिशन आया था जी मार्च में 1942 में। क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था भैया, क्रिप्स मिशन जो था अंग्रेजों पर उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो था आपका कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, तो उन पे खतरा मंडरा रहा था। तो भारतीयों का सहयोग पाने के लिए अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा, एक प्रस्ताव भेजा, जिसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। और उन्होंने बोला कि अगर भारतीय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देते हैं या हमारी तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते हैं तो हम भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। और जो वायसराय की परिषद होती है उसमें सदस्यों की संख्या क्या कर देंगे जी, बढ़ा देंगे। तो भैया क्या करा, कांग्रेस ने मना कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। इन्होंने महात्मा गांधी से भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी ने भैया क्रिप्स प्रस्ताव का या प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से भारतीयों को क्या करा था, शामिल करा था, किसमें, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। ठीक, अंग्रेजों ने तब भी यही बात कही थी कि हम तुम्हें क्या कर देंगे जी, आजाद। तो भैया सब ने मना कर दिया और क्रिप्स प्रस्ताव कैसा हो गया, फेल हो गया। और जैसे ही क्रिप्स प्रस्ताव फेल हुआ, महात्मा गांधी ने क्या घोषणा कर दी कि भैया अब अंग्रेजों से पीछा छुटकाने का मौका मिल गया है। और महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन छेड़ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूं, जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो महात्मा गांधी ने
भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग कर दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब चालू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका चालू हुआ। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन की जो जिम्मेदारी दी थी महात्मा गांधी ने, वो दी थी जी आपकी किसको, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को आपका इस प्रस्ताव की आपकी नेहरू को दी थी। ठीक, और पहली बार इसी आंदोलन में अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने आपका एक क्या बोला था, एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कुछ बोला था महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में, एक नारा दिया था। हाँ, एक नारा दिया था जी आपका, करो या मरो का। तो करो या मरो का नारा किस में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था आपका करो या मरो का आंदोलन। बस इतनी चीज याद रखनी है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चालू हुआ। 9 अगस्त ना मिले तो 8 अगस्त को हुआगा। ठीक है, और इसकी लीड किसने कोशिश करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, इसमें सारे वरिष्ठ नेताओं को आपका क्या दे दिया गया था, कैद कर दिया गया था। और करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो वो दिया है जी आपका किसने, महात्मा गांधी। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। अब हम बढ़ने वाले हैं, एक योजना हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेबेल योजना। ठीक, कौन सी योजना जी, बेबेल योजना। एक बार, ठीक है, कौन सी योजना, बेबेल योजना। अब देखो बेबेल योजना क्या थी, बेबेल योजना, बेबेल योजना क्या थी, भारत में उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिथिंगो। कौन था जी, लॉर्ड लिथिंगो। लिथिंगो को हटाकर वायसराय बना दिया गया बेबेल। और बेबेल ने देखा कि यार भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, बहुत सारे दल हैं, और सबको क्या है, सबको कोशिश करी जा रही थी। क्योंकि उस समय क्या था, जब बेबेल योजना आई थी तो हो रहा था कि भाई कांग्रेस को या अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि यार आखिरी टाइम है, एक बार थोड़ा सा और जाल फेंक देते हैं कि भाई ये मानते हैं नहीं मानते हैं। तो बेबेल योजना क्या थी भैया, अंग्रेजों ने किसको भैया वायसराय बना दिया, लॉर्ड बेबेल को। भैया बेबेल ने क्या करा, जितने भी भारत में दल थे, छोटे मोटे दल, उनको सभी को भाईचारा बनाने के लिए उसने एक योजना बनाई कि भाई सबको मिला दिया जाए। तो उसने योजना बनाई और उसने उस योजना में एक सम्मेलन रख लिया, और सम्मेलन का नाम रखा जी शिमला सम्मेलन। क्या नाम रखा जी, शिमला सम्मेलन। क्या नाम रखा, शिमला सम्मेलन। और जो ये शिमला सम्मेलन था, थोड़ा सा क्या हो गया इसको, एक सेकंड रुकना। हो गया सही। ठीक है, तो वही शिमला सम्मेलन की इसने क्या कर दी जी, घोषणा कर दी। और शिमला सम्मेलन क्या था कि भाई सारे शिमला आ जाओ, और शिमला बुला लिया इसने कब, 25 जून को 1945 में इन्हें सारों को बुला लिया कि भाई शिमला हो, वहां पर हम क्या करेंगे जी, मीटिंग करेंगे। तो सबको कहाँ बुला लिया जी इसने, तो इसने सबको बुला लिया 1945 में, और इसने बुलाया था कहाँ पर, इसने बुलाया भाई सारों को, इसने बुलाया जी शिमला, कि भाई शिमला हो, वहां पर क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और उसी आधार पर हम निर्णय लेंगे, और सारे पार्टियों में क्या करेंगे, भाईचारा बना देंगे। भाई सारे के सारे जो उस समय भारत में उस समय 22 पार्टियां अप्रोक्सीमेट थी, सारों को बुला लिया भाई शिमला। सारे शिमला चले गए। ठीक है, शिमला चले गए, और जिसमें से कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था अबुल कलाम आजाद ने। किसने लिया था जी, अबुल कलाम आजाद ने वहां से भाग लिया, अबुल कलाम आजाद। ठीक, अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया, और भाई सारे के सारे चले गए। उसने बोला कि भाई जो भारत की वायसराय परिषद है उसमें 14 सदस्य होते थे। इसने बोला
कि भाई वाइसराय जो होता है उस समय भारत का सबसे बड़ा पद होता था। तो भाई इसने कहा कि भाई 12 पद हैं, 14 को में से 2 पद छोड़ दो, एक काम करते हैं हम 6 पद तो देते हैं हिंदुओं को और 6 देते हैं मुस्लिमों को, ठीक। बाकी वाइसराय अंग्रेज रहेगा और एक वरिष्ठ अधिकारी रहेगा, बाकी 12 के 12 सदस्य क्या होंगे, भारतीय, जिसमें से 6 हिंदू होंगे और 6 आपके क्या होंगे, मुस्लिम। तो भैया कांग्रेस ने इस बात पर सहमति दे दी कि ठीक है जी, हम 12 के 12 सदस्य कौन होंगे, 6 हिंदू 6 मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई ये 6 सदस्य आप चुन रहे हो, ये सदस्य कहाँ से होने चाहिए, मुस्लिम लीग के होने चाहिए। तो ये कांग्रेस ने क्या कर दिया, आपकी मना कर दी। और जो ये शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को, कब हुआ था, 25 जून 1945 को, ये क्या हो जाता है आपका, विफल हो जाता है, ठीक। और मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, जब ये विफल हुआ तो मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन प्लान बनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, ठीक। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है शिमला सम्मेलन से, ठीक। अब देखो शिमला सम्मेलन हुआ, फिर भैया कांग्रेस डायरेक्ट एक्शन प्लान चालू कर दिया मुस्लिम लीग ने, मतलब दंगे वगैरह आपके फैलने स्टार्ट हो गए। तो जब दंगे फैलने स्टार्ट हो गए तो मुस्लिम लीग ने दंगे फैलाने स्टार्ट कर दिए। तो बेबेल को हटाकर उस समय क्या था, नया हम क्या लेके आए, एक नया गवर्नर बना दिया और जिसका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, माउंटबेटन। और उस समय क्या था भैया, एक नई सरकार बनी, कहां पर, इंग्लैंड में, और उसका प्रधानमंत्री बनाया गया कैलिमेंट एटली। कैलिमेंट एटली ने क्या करा, भारत में एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में कब आया, तो आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत में आता है। कैबिनेट मिशन क्यों भेजा था कैलिमेंट एटली ने, उसका एक ही काम था कि भाई तुम जाओ और भारत को क्या करो, उसको स्वतंत्र कर दो और भारत को हम छोड़ देंगे, बस उनका जो संविधान चल रहा है उसको संविधान बना दो, जैसे जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम है वैसा आपका कर दो। कैबिनेट मिशन आया और उसमें जो थे 3 मंत्री उसने भेजे थे, अपने 3 मिनिस्टर आए थे, जिसे हम याद कर सकते हैं काल करके। काल करके मतलब के से आया था क्रिप्स, कौन था जी, क्रिप्स। ए से था आपका एलेक्जेंडर, और एल से था आपका लॉरेंस, एल से था लॉरेंस, और इसका जो हेड था वो आपका था लॉरेंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया था, ठीक। और इसमें कितने सदस्य थे, 3। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, लॉरेंस। भैया ये सब आए तो लॉरेंस ने एक बात कही कि देखो एक काम करो, सबसे पहले एक संविधान सभा का निर्माण करो, ठीक। भैया एक संविधान सभा बनाओ और संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए ये डिसाइड करो। तो भाई संविधान सभा का हमने क्या कर दिया जी, निर्माण कर दिया। और संविधान सभा में हमने सदस्य चुने जी, 389 सदस्य आपका चुन लिए गए। कितने जी, 389 सदस्य जो हैं वो हमने चुन लिए। और जो ये 389 सदस्य हमने चुने थे, ये 389 सदस्य जो थे ये 10 लाख की जनसंख्या पर चुने गए थे। कितने की पर, 10 लाख की जनसंख्या पर हमने ये आपके सदस्य आपका चुने थे, जो आपके कैबिनेट मिशन के द्वारा लॉरेंस द्वारा बोले गए थे। तो भैया हमने संविधान, फिर इसने बोला कि एक काम करो, जब तक संविधान हम बनाएंगे, जब तक हम संविधान बनाते हैं, तुम एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लो। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब एक अस्थायी सरकार बना लो। तो भैया अब क्या करा गया, हमने पाकिस्तान तो अलग हो ही गया था, हमने एक काम करा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट हमने बना ली। प्रोविजनल गवर्नमेंट में एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बन गए जी, पीएम बन गए। कौन बन गए जी, पीएम। जवाहरलाल नेहरू आपके पीएम आपका बन गए। जवाहरलाल नेहरू को पीएम बना दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते कि भाई मुझे होम मिनिस्टर बना दो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बना दिया जी, होम मिनिस्टर आपका बना दिया गया, ठीक। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य कृषि बन गए। तो ऐसी हमने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आपका बना ली, ठीक। और ये सब आपका चलता रहा, ठीक।
प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, फिर हमने संविधान सभा का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, वो चीज़ हम पढ़ेंगे जी आपका कब, वो हम पढ़ने वाले हैं जब हम आपकी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि संविधान सभा कैसी बनी, माउंटबेटन योजना क्या थी, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तब वहीं पर, ठीक है। तो इसको वहाँ पर रिवीजन करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, एक एक्ट आता है जी वर्नाकुलर एक्ट। कौन सा एक्ट आता है, वर्नाकुलर एक्ट आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक। चलो, तो अगर कोई आपसे पूछे कि वर्नाकुलर एक्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि जो वर्नाकुलर एक्ट था, कौन सा जी, वर्नाकुलर एक्ट, कौन सा जी, वर्नाकुलर एक्ट। तो वर्नाकुलर एक्ट जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है जी आपका वर्नाकुलर एक्ट, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वर्नाकुलर एक्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो आप आंसर दोगे कि वर्नाकुलर एक्ट जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे जी, वर्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित है, तो वर्नाकुलर एक्ट जो है वो किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से। जैसे मैंने बताया भी था कि जो भारत में प्रेस का सिस्टम है, ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस हम लेके आए थे, तो प्रेस का सिस्टम किसने लाकर दिया हमें, पुर्तगालियों ने। और भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बनी थी, तो भाई भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो हमने स्टार्टिंग करी थी गोवा में, ठीक। और जो वर्नाकुलर एक्ट है, वर्नाकुलर एक्ट, वो किससे संबंधित है, तो अंग्रेजों ने लगाया था भैया वर्नाकुलर एक्ट। क्यों लगाया था, क्योंकि भैया उनको क्या था कि अंग्रेजी में अखबार छापने थे, या उनसे अनुमति लेकर हमें एक्ट छापना था अखबार, बस यही बात ध्यान रखनी है। और जेम्स हिक्की ने भाई भारत का सबसे पहला अखबार छापा था जिसका नाम था बंगाल गजट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया भारत का सबसे पहला अखबार कौन सा है, तो बंगाल गजट है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। किससे आपको याद रखनी है जी, किससे, वर्नाकुलर एक्ट से। अब देखो, मैं अब थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो मैं इसको थोड़ा सा रफली कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से उतारना भी और समझना भी, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझ के चलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। मतलब मान के चीजिए कि भाई ये थोड़ा सा आज के जो सेशंस है ना, उससे एक क्वेश्चन तो 100+1% मिलेगा। अब देखो दूसरी चीज क्या है, मैं तुम्हें आपको पढ़ाने वाला हूँ गवर्नर। क्या बताऊंगा जी, अब गवर्नर के बारे में बताऊंगा, गवर्नर जनरल प्लस में बताने वाला हूं तुम्हारा वायसराय के बारे में, कि भाई कौन गवर्नर जनरल था और कौन आपका क्या था, वायसराय था, ठीक। देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई बंगाल का गवर्नर कौन है, बंगाल का गवर्नर, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई बंगाल का गवर्नर कौन है, तो आंसर दे दोगे जी भाई रॉबर्ट क्लाइव था। क्या आंसर दोगे, क्लाइव। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आंसर क्या दोगे, रॉबर्ट क्लाइव। अभी बताऊंगा अभी कैसे कैसे गवर्नर बना, किसको क्या है, वो सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। तो बंगाल का गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, क्योंकि भैया फिर गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल आया था, तो भाई अंतिम गवर्नर कौन था, तो याद रखोगे हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग्स। मतलब मैंने सिर्फ तुम्हें इतना बताया कि बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। अब भैया गवर्नर का पद खत्म कर दिया, अब बंगाल में क्या बनने लगे थे, गवर्नर जनरल। तो अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल, तो वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था जी, विलियम बेंटिक। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो याद रखना है कौन था जी, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग।
तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, इतनी बात याद होगी। बंगाल का गवर्नर पहला रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब भैया गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिए और भैया ये लिया है भारत का वजा। मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय, तो कैसे याद रखोगे कि भैया भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था जी? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का अंतिम लास्ट वायसराय कौन था, तो भी बताया भी था माउंट बेटेन था। माउंट बेटेन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंट बेटेन। कौन था जी? माउंट बेटेन। ठीक, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटेन। इतनी बात याद रहेगी। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर लिख देना राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। क्या याद रखोगे कि भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि भाई बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल केलिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटेन। और भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था या पहला वायसराय कौन था? गोपालाचारी। एक दूसरी चीज भैया, जो अंतिम था, जैसे गवर्नर अंतिम था तो वही पहला गवर्नर जनरल था। जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का पहला क्या था? वायसराय। आई होप इतनी चीज आपको याद होंगी। भैया इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस आपको याद रहेंगी। ठीक, अब मैं आपको जो भी गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिट्टो में डिट्टो आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, मतलब सारे गवर्नर जनरल मैं आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। ठीक, देखो पहला मैंने बात करी रॉबर्ट क्लाइव की, मैं बात करने वाला हूं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे कि किस व्यक्ति को बंगाल में द्वैध शासन का जनक कहते हैं, द्वैध शासन का जनक, तो आंसर दोगे कि भैया द्वैध शासन का जनक कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों? क्योंकि भैया 1757 में आया था और 1760 तक बंगाल का गवर्नर जनरल भी गवर्नर रहा था। और इसने कौन सा युद्ध जीता था? प्लासी का युद्ध जीता था। ठीक है, तो याद रखना है सिराजुद्दौला को हराया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वैध शासन का जनक कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग। कौन सा जी? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में भी मैंने क्या बताया था जी? वारेन हेस्टिंग के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट किसके साथ में आया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो किसके समय आया? वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक, उसके बाद कलेक्टर का जो पद आया वो किसके समय आया? वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक, एकमात्र वायसराय जिस पर महाभियोग लगा था, अंग्रेजों ने महाभियोग लगाया था, जो इम्पीचमेंट लगाया था, जो भारत के राष्ट्रपति पर लगता है महाभियोग, वो एकमात्र कौन था? तो भैया एकमात्र वायसराय गवर्नर कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था जी आपका कौन सा जी? वारेन हेस्टिंग। इतनी बात आपको याद रखोगे। उसके बाद याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को नागरिक सेवा का जनक कहते हैं?
किस व्यक्ति को नागरिक सेवा का जनक कहते हैं? तो वो कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्यों? क्योंकि भैया इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, दरोगा का पद लाया, चल अचल संपत्ति को जब्त कराया, जमींदारों की शक्ति को कम करा। ये सब काम करे थे जी किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, उसके बाद अगला याद रखना है लॉर्ड बेले जली। और बेले जली नाम सुनते ही कि भैया बेले की जली मतलब कौन सी संधि लाया था? ये सहायक संधि। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सहायक संधि जो है वो कौन लाया था, तो भैया कौन लाया था जी? लॉर्ड बेले जली। तो सहायक संधि किसके सामने आई थी? लॉर्ड बेले जली। ठीक, उसके बाद याद रखोगे बेंटिक, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, सती प्रथा। कि भैया सती प्रथा का अंत किसने करा था? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन किसके सहयोग से करा था? विलियम बेंटिक के सहयोग से करा था। ठग प्रथा को इसने बंद करा था, शिशुओं की हत्या को इसने बंद करा था। बस याद रखना है कि सहायक संधि तो भैया बेले जली लेकर आया था, लेकिन सती प्रथा का अंत किसने करा? विलियम बेंटिक ने आपका करा था। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चले, उसके बाद आपको याद रखना है बेंटिक हो गया, उसके बाद याद रखोगे डलहौजी। क्या याद रखोगे जी? डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का नाम सुनते ही एक तो क्वेश्चन याद रखना है कि किस व्यक्ति को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो भाई किस व्यक्ति को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? क्यों भाई, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसने भैया भारत में रेल लेके आया। ठीक, रेल की व्यवस्था इसके सामने स्टार्ट हुई, डाक जो है इसके सामने स्टार्ट हुई, पीडब्ल्यूजी सड़कें बनानी स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसे अंग्रेजी शिक्षा को भी इसने भैया स्टार्टिंग करा था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो वो था जी आपका लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद याद रखोगे कैनिंग। तो कैनिंग से तुम्हें सिर्फ याद रखना है, जब 1857 की क्रांति हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भैया कैनिंग। और किसके समय इलाहाबाद की संधि हुई? तो इलाहाबाद की संधि भी किसके समय हुई थी? भैया लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। इलाहाबाद की संधि बताई थी मैंने, क्या था इलाहाबाद की संधि? कि भैया 1857 की क्रांति को समाप्त करो, ब्रिटिश कंपनी का राज समाप्त करो, ब्रिटिश क्राउन का राज होगा। यही थी इलाहाबाद की संधि, जो किससे करी गई थी? नहीं, 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, और मोहम्मद शाह से करी थी। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में हराया गया था, उसके बाद सहायक इलाहाबाद की संधि आपकी हुई थी। ठीक, और इलाहाबाद की संधि के तहत ही क्या करा गया था? कंपनी के शासन को भी समाप्त करा गया था। दोनों चीज याद रखनी है। ठीक, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन, और याद रखो लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन से याद रखना है कि बहावी आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ है? तो बहावी आंदोलन जो है वो किसके समय हुआ? तो बहावी आंदोलन जो था वो आपका समय हुआ था लॉर्ड एल्गिन के समय। किसके समय? एल्गिन के समय। ठीक, उसके बाद याद रखोगे लॉर्ड मियो। मियो क्या है? कि भैया भारत में सबसे पहली जनगणना जो है वो किसके शासन या किस वायसराय ने करवाई थी? ठीक है, तो वो कराई थी जी आपकी लॉर्ड मियो ने। ठीक, लेकिन ये अधूरी जनगणना ही आपकी थी। तो भाई एल्गिन के सामने आपका याद रखना है कि एल्गिन के समय हुआ था बहावी आंदोलन, जनगणना किसके समय हुई? लॉर्ड मियो के। ठीक, उसके बाद याद रखोगे लॉर्ड लिटन। याद रखोगे लॉर्ड लिटन। भैया लॉर्ड लिटन ने क्या कर दिया? एक एक्ट लेके आया, आमर्स एक्ट। तो पूछा जाता है कि आमर्स एक्ट जो था वो किसने लागू करा? लॉर्ड लिटन ने। अब ये आमर्स एक्ट क्या था? तो भैया इसने भारतीयों को हथियार रखने के लिए क्या थी? रोक लगा दी। भैया कोई भी जो था आपका भारतीय व्यक्ति क्या नहीं रख सकता है? वो आपका क्या नहीं सकता? हथियार नहीं रख सकता। उसके बाद
अगर किसी व्यक्ति को आईसीएस की परीक्षा देनी है तो उसने 21 वर्ष से घटाकर एज कितनी कर दी, 19। और इसने भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का गला घोटने के लिए एक आंदोलन भी चलाया था, वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट पूछा जाता है कि भाई वर्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से। तो वर्नाकुलर एक्ट भी कौन लेके आया था, लॉर्ड लिटन। आर्मर्स एक्ट किसके समय आया, लॉर्ड लिटन के। इसमें हथियार रखने को बंद कर दिया गया। इसने सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए एज कितनी कर दी, 21 से 19। वर्नाकुलर एक्ट किसके समय आया, लॉर्ड लिटन के समय आपका आया था। ठीक, उसके बाद लिटन के बाद आपको याद रखना है जी, लॉर्ड लिटन के बाद कौन आया था, रिपन आया था। कौन आया था जी, रिपन। और रिपन ने सबसे पहले भैया आर्मर्स एक्ट को समाप्त करा। ठीक, उसके बाद वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त करा और 19 से क्या कर दी थी आपकी, 21 एज कर दी थी। ठीक है, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है कि भैया रिपन ने जो लिटन था उसके कार्यों को दूर करने के लिए, भैया किसने कोई भी काम ठीक नहीं करा तो इसने लिटन ने क्या करा था, रिपन ने क्या करा था कि जो लिटन ने एक्ट लेकर आया था आर्मर्स एक्ट, 21 से 19 एज कर दी थी। दूसरा वर्नाकुलर एक्ट लेकर आया था, इन तीनों को आपका समाप्त कर दिया। ठीक, उसके बाद आया था जी आपका डफरिन। और डफरिन के समय ही किसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की। तो पूछा जाता है कि भाई जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो डफरिन था। और डफरिन ने ही कांग्रेस को क्या कहा था कि मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। तो किस व्यक्ति ने मुट्ठी भर लोगों का संगठन बताया, तो वो बताया था जी आपका डफरिन ने। किसको, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को ही मुट्ठी भर लोगों का क्या बताया था, गठन बताया था। ठीक, उसके बाद डफरिन के बाद आया जी लॉर्ड कर्जन। कौन आया था, कर्जन। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। लॉर्ड कर्जन आया तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था जी कौन सा, तो एक तो हुआ था बंगाल विभाजन। तो अगर पूछा जाए कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तब भारत का वायसराय कौन था तो भाई जब बंगाल विभाजन हुआ तब भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ठीक, दूसरा इसने पुरातत्व विभाग की स्थापना भी करी। तो अगर पूछा जाए कि भैया पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी है, तो लॉर्ड कर्जन ने करी है पुरातत्व विभाग की स्थापना। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आया मिंटो द्वितीय के समय ही मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। किसने, मिंटो द्वितीय ने। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो वायसराय कौन था, तो आंसर क्या दोगे जी, मिंटो द्वितीय था। कौन था जी, मिंटो द्वितीय था। ठीक, उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद याद रखोगे हार्डिंग। क्या रखोगे जी, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो हार्डिंग के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बंगाल विभाजन जो है वो कब हुआ, किसके समय रद्द हुआ, हार्डिंग के समय या प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भारत का वायसराय कौन था, तो आंसर क्या दोगे जी, हार्डिंग। और किस जो भारत का वायसराय कौन था जिसके समय क्या हुआ था, भारत की जो राजधानी कोलकाता से हमने कहाँ शिफ्ट करी थी, 1911 में। कहाँ पर, दिल्ली। उस समय भारत का वायसराय कौन था, हार्डिंग था। इतनी चीज याद रखोगे। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास क्या है, चीजें नहीं है। ठीक है, इतना ही पेज बचा था तो क्लास को लंबी करना है तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। ठीक, अब देखो हमने इतना पढ़ लिया कि भाई बंगाल विभाजन हो गया हार्डिंग के समय। ठीक, उसके बाद हार्डिंग के बाद आपको याद रखना है कौन सा, रीडिंग। कौन याद रखोगे, लॉर्ड रीडिंग। भैया लॉर्ड रीडिंग के समय एक घटना हुई थी, इसमें 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था। मतलब चोरा चोरी की या चोरा चोरी की जो घटना हुई है वो किसके समय हुआ है, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था जी, लॉर्ड रीडिंग था। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस समय भारत का वायसराय कौन था जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च यात्रा की, या
सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करा, तो आप सबको याद ही होगा कौन था जी, इरविन था। कौन था, इरविन। ठीक, उसके बाद इतनी बात आपको याद रखनी है। बेबेल योजना आपको पता ही चल गई भैया, बेबेल योजना में क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक, उसके बाद माउंटबेटन आया था, और माउंटबेटन जो है, माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय कौन था, माउंटबेटन, और इसने ही भारत को स्वतंत्र करा था, ठीक, भारत को आज़ाद करा था। और भारत में कितने टोटल वायसराय अब हुए हैं, तो भारत में टोटल आपके 34 वायसराय हुए हैं। कौन हुए हैं जी, भारत में 34 आपके क्या हुए हैं जी, वायसराय हुए। बस इतनी चीज़ आज हम की क्लास में रखेंगे। थोड़ी क्लास लंबी है लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारी वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, अगर आपने 1-2 बार देख ली तो आपका कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। बस आपसे बस थोड़ी सी विनती है एंड करने से पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कमेंट तो बनता है, और वीडियो को शेयर जरूर करना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी और आपके दोस्तों को भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।